Good morning, all my dear students. Welcome all of you in today's lecture. Till today, you have covered life processes in plants as well as nutrition in amoeba, these topics. From this lecture, we will see life processes in living organism, particularly about human being. Right? For NTSC competitive examination, life processes in plants as well as life processes in human being, both topics are very important. So out of that, we will start about लाइव प्रोसेसेस इन ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलरली। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि लाइव प्रोसेसेस का इंपॉर्टेंस क्या है एंड विच आर द लाइव प्रोसेसेस, राइट। जैसे कि रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, these are the important life processes. These life processes having coordination between them, and because of this proper coordination all living organism can survive, right? तो ऐसे ही एक लाइव प्रोसेस के बारे में हम आज डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। दैट लाइव प्रोसेस इज respiration. Okay, so let's start with this topic. So before seeing about respiration, we should know for the survival and growth and development of any human, we need energy, right? So because without energy, metabolic activities cannot be run, growth of human being or development of human being cannot completed. So energy is very important for continuation of these all activities, right? So in short हम ये कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस स्मूथली रन हो सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? करेक्ट। सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स, जो हम किसी ना किसी फूड के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करवाते हैं। एंड एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स, इट इज हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना होगा, इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। हर एक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, दैट एनर्जी इज हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड that energy is utilized by various cells to complete their metabolic activities, right? अब ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वेरियस फूड्स एंड वेजिटेबल की हेल्प से हमें मिलते हैं। साथ ही साथ फूड स्टफ्स, जो कि प्लेयर्स ज़्यादा यूज करते हैं, फूड स्टफ्स टू गेटिंग द एनर्जी, मोर एनर्जी इन स्मॉल कंटेंट ऑफ फूड से ज़्यादा एनर्जी अब मिलती है, तो उसको हम कहते हैं फूड स्टफ। तो ऐसे वेरियस सोर्सेस से हमें ये एनर्जी मिलती है। अब पॉइंट ये है कि ह्यूमन बीइंग अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलरली 6 न्यूट्रिएंट अपने डाइट में डेली लेता है, करेक्ट। वो 6 न्यूट्रिएंट कौन से है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। तो दीज आर 6 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर गेटिंग एनर्जी। अब हर एक न्यूट्रिएंट से एनर्जी जो मिलती है वो सिमिलर मिलती है क्या? तो नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपने कंज्यूम किया तो यू विल गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी। प्रोटीन अगर हमने कंज्यूम किए तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलेगी। 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट्स और हम कहेंगे लिपिड्स से मिलती है। तो ज्यादा डाइट में फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये रहने चाहिए। और आप देखते होंगे कि डाइट में जनरली इन तीनों सोर्सेस का रहना बहुत जरूरी है और ये होता भी है, राइट। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, अब ये हम इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत हमें ज्यादा नंबर्स में या ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रहती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इनका डाइट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, वाइल विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, इनका डाइट में जो अमाउंट रहेगा या कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो कम होता है। और विटामिन्स, मिनरल्स ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका डाइजेशन होने की जरूरत नहीं रहती है, वो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं और डायरेक्टली ब्लड में
मिक्स हो जाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, इसलिए वो माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए। देन फाइबर्स है, फाइबर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो जरूरी है ही, बट साथ ही साथ हम फाइबर्स का यूज एलिमेंट्री कैनाल क्लीन करने के लिए भी करते हैं। जो कि फाइबर हमने कंज्यूम किए तो ये फाइबर की वजह से अनवांटेड मटेरियल जो कि एलिमेंट्री कैनाल के इनर वॉल्स के ऊपर सैचुरेट हुआ होगा, वो मटेरियल ड्रेन हो जाता है। तो इस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ एक क्लीनिंग करने का काम भी ये फाइबर्स करते हैं। इस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए मेनली ये 6 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अब विटामिन के बारे में भी आपको पता होगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ऐसे वेरियस विटामिन है। इसमें सम विटामिन आर फैट सोल्यूबल, सम विटामिन आर वाटर सोल्यूबल, राइट। मिनरल्स के बारे में भी आपको पता होगा कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, ऐसे मिनरल्स हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपको पता होगा कि हम शुगर जिसको कहते हैं या ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, इसकी फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। प्रोटीन्स तो आपको पता ही होगा कि हम स्प्राउट्स खाते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो ये इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और घी है या मिल्क प्रोडक्ट्स है, इनसे हमें फैट्स मिलते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी सोर्सेस हम अवेलेबल भी करते हैं और उनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी भी मिलती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, इनके सोर्सेस है, ये हमें डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं करते, हम ये न्यूट्रिएंट्स हमें अवेलेबल होते हैं थ्रू फूड। तो ऐसे कौन से फूड रिसोर्सेस है जिसकी हेल्प से हमें ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? तो पहला फूड सोर्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिल्क, जिसको हम कंप्लीट फूड भी कहते हैं। कि कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द मिल्क। देन सेकेंड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज रिच सोर्स ऑफ विटामिन एज वेल एज मिनरल्स है। ओके, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे डाइट में रहना बहुत जरूरी है। जनरली अगर आपने डाइटिशियन का ओपिनियन लिया होगा तो हमारे दिन की शुरुआत फ्रूट से होनी चाहिए, राइट। तो इम्पोर्टेंट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन आवर डाइट, यहाँ से भी हमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देन जैगरी है, केन शुगर है। ये आपको पता होगा कि हम जनरली जो बेवरेज प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, तो इससे हम इसमें हम ये जैगरी केन शुगर यूज करते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। देन पोटैटो, जिस सबको पता होगा कि इट इज ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। देन यहाँ पे आप स्वीट पोटैटो देख सकते हो कि विच इज रिच सोर्स ऑफ फाइबर, एज वेल एज यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वीट मीट्स, जो कि भी कार्बोहाइड्रेट का एक रिच सोर्स है। तो इस तरह से वेरियस फूड मटेरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन मिलते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, देन मिल्क, इनके अलावा हमारे डाइट में सीरियल्स होने चाहिए, राइट। सीरियल्स मीन्स फूड ग्रेन क्रॉप्स, जिसमें हम कहते हैं राइस, ज्वार, बाजरा, wheat, barley, these crops are called as cereals। तो cereals are rich in carbohydrate, राइट। और हमारे डाइट में आप देखते होंगे कि डेली कोई ना कोई सीरियल तो रहती ही है। जैसे कि हम व्हीट का यूज करते हैं, रूरल एरियाज में हम देखेंगे तो ज्वार हो या बाजरा का यूज करते हैं। सम सी शोर के जो स्टेट्स है हमारे इंडिया में, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स एज ए राइस, जो राइस को यूज करते हैं। तो इस तरह से सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जिनका हमारे डाइट में होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे डाइट में लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जिसको हम कहेंगे पल्सेस एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्री में आता है पल्सेस प्रोडक्शन में। तो ये पल्सेस से हमें अमाइनो एसिड्स, दैट मीन्स प्रोटीन्स मिलते हैं। पल्सेस की वजह से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। एंड प्रोटीन्स ये ऐसा प्रोटीन ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी का बिल्डअप करता है, मतलब हमारे बॉडी को बनाता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी ऐसा कहा जाता है प्रोटीन्स को। तो ये प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट से,
हमें ये मिलते हैं, मतलब पल्सेस हैं ऑयल सीड क्रॉप से मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो मूंग, उड़ीद, देन तूर, देन हॉर्स ग्राम, ये देन ग्राम, इस तरह के ये पल्सेस है। मसूर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पल्सेस और लेग्यूमिनस क्रॉप से हमें वेरियस प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि हमारे डाइट में वेरी इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड फूड सोर्स जो कि हमारे डाइट में यहाँ पे रहेगा, दैट इज फूड मटेरियल कंटेन डाइटरी फाइबर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फाइबर जरूरी है, वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल के क्लीनिंग के लिए भी ये फाइबर जरूरी है। इसमें जनरली सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स ऐसा क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सोल्यूबल डाइटरी फाइबर में आप देखेंगे ओट्स है, नट्स है, वेरियस सीड्स है, नहीं तो बीन्स हम कंज्यूम करते हैं, एप्पल है, बेरीज है जिसमें हम स्ट्रॉबेरी जनरली कंज्यूम करते हैं। तो ये डाइटरी फाइबर के सोर्सेस है विच आर सोल्यूबल। देन इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर के सोर्सेस आप देखेंगे तो ब्राउन राइस है, व्हीट बेरीज है, देन राय है, देन स्पेल्ट है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स के लिए हम अलग अलग तरीके का फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं। जैसे कि फिर से एक बार आप देखेंगे, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैगरी एंड केन शुगर, पोटैटो, स्वीट मीट, then cereals, then pulses and oilseed crops, and then the sources which contain dietary fibers, for example, oat, brown rice, etc. क्लियर? तो इस तरह से लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी इस वेरियस फूड सोर्सेस से कंप्लीट होती है। नाउ हमारे फूड सोर्सेस के साथ साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज फूड स्टफ्स। जनरली आपने एक लिक्विड फॉर्म में, बॉटल्स में आपने मार्केट में देखा होगा कि न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल प्रेजेंट रहता है। जैसे आपने बूस्ट, हॉर्लिक्स ये नाम सुने होंगे कि इनमें एक सोल्यूबल फॉर्म में, रेडिली अवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन रहता है, जिनको हम कंज्यूम करने के बाद एक फास्टली हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं फूड स्टफ्स। अगर आप प्लेयर्स को ऑन इन ग्राउंड और ऑन ग्राउंड खेलते हुए देखेंगे तो वो ये जनरली फूड स्टफ को ड्रिंक करते हुए आपको दिखेंगे, करेक्ट, जिसमें हम फ्रूट जूस, इसको भी हम फूड स्टफ कह सकते हैं। तो इनका यूज एक इमीडिएट एनर्जी सोर्स के तौर पे किया जाता है, करेक्ट। नाउ जो कि हमारा मेन कंटेंट है, पहले हमारी लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। तो हमें इस टॉपिक में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ह्यूमन बीइंग की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वेरियस ऑर्गन से बनी हुई है, करेक्ट। जिसमें फर्स्ट ऑर्गन आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्गन है यहाँ पे नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आते हैं वेरियस ब्रैंक्यूल्स। ब्रैंक्यूल्स के बाद स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस यहाँ पे रहेंगे, एंड दैट ब्रांचेस कंटेन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अल्वियोलाई। ओके, तो ये जो ब्रोंक्यूल्स रहते हैं, एक्चुअली दीज ब्रोंक्यूल्स आर अराइजेस फ्रॉम ट्रैकिया। तो यहाँ पे आपको एक स्काई ब्लू कलर में जो पाइप दिख रहा है, दिस पाइप इज कॉल्ड एज ट्रैकिया और आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, जो कि दोनों साइड के लंग्स में एंट्री करता है यहाँ से, कि राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ओके, तो एक राइट ब्रोंकस भी हम कहेंगे उसको और एक लेफ्ट ब्रोंकस, और उसके वेरियस ट्रिब्यूटरीज पूरे लंग्स में स्प्रेड होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ एवरी ब्रैंक्यूल वहां पे क्या रहेगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अल्वियोलाई। ओके, और यहाँ पे एक मस्कुलर ऑर्गन आपको दिख रहा है, दैट मस्कुलर ऑर्गन इज डायफ्राम। तो जनरली ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स हैं, इनका अगर लिस्ट आउट देखेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल, देन ट्रैकिया, देन bronchioles, then alveoli, lungs and diaphragm। तो ये मेन ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, करेक्ट। अब जब ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन होता है तो वो दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, दो लेवल पे ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो पहला है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन है सेल्युलर लेवल रेस्पिरेशन। ओके,
अब ये बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जनरली रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज इनहेल CO2, सॉरी इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जनरली ह्यूमन बींग ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में, और ये बॉडी लेवल रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के लिए ह्यूमन बीइंग को हेल्प करते हैं वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे कि हमने नॉस्ट्रिल देखा, तो नॉस्ट्रिल जो कि हम कहेंगे कि एंट्री पॉइंट है एयर का हमारे बॉडी में। तो ये नॉस्ट्रिल्स जहाँ से एयर पास होती है ट्रैकिया में, तो नॉस्ट्रिल में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम सिलिया कहते हैं, सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इस एयर को प्यूरिफाई करते हैं। एंड प्यूरिफाई करने के बाद वो फ्रेश एयर, प्योर एयर को वो आगे पास ऑन करते हैं, जो कि ट्रैकिया में आते हैं। तो ट्रैकिया को हम इसलिए विंड पाइप भी कहते हैं, जो कि वो नॉस्ट्रिल से जो फ्रेश एयर आई है उसे रिसीव करता है। देन ट्रैकिया आगे जाने के बाद दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है, एक राइट लंग की तरफ, दूसरी लेफ्ट लंग की तरफ। तो ये दोनों लंग में इक्वली सप्लाई करता है फ्रेश एयर का। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो विंड पाइप जैसे ही लंग्स में एंट्री करेंगे तो वहां पे सो मेनी ट्रिब्यूटरीज है, जिसको हमने ब्रैंक्यूल्स कहा। तो ये एयर वो सभी ब्रैंक्यूल्स में स्प्रेड होती है एंड फाइनली वो एंड पॉइंट तक पहुंचती है, जहां पे क्या प्रेजेंट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज अल्वियोलाई। तो एक्चुअली इस अल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज रहते हैं, दे आर फुल्ली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। जैसे ही ये एयर आएगी विच कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो ये अल्वियोलाई, उसमें जो ब्लड कैपिलरीज है, दैट ब्लड कैपिलरीज एब्सॉर्ब दिस ऑक्सीजन एंड गिव देम बैक अ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो ह्यूमन बीइंग में होता है, दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट अल्वियोलाई, इसलिए हम उसको फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं। वहां पे एक्चुअली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ब्लड में सर्कुलेट किया जाता है एंड वहीं पे CO2 को फिर से बॉडी के बाहर भेजने के लिए इन ब्रैंक्यूल्स के पास ऑन कर दिया जाता है, राइट। तो इस तरह से बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में वेरियस ऑर्गन्स और वेरियस बॉडी पार्ट्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो आप सभी को फिर ये क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम, राइट। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं या CO2 एक्सहेल करते हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स की जरूरत रहती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फोर्स की जरूरत रहती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने का काम कौन करता है, तो ये डायफ्राम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डायफ्राम का रोल इस रेस्पिरेशन में होता है। तो ह्यूमन बीइंग में बॉडी लेवल रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ बॉडी पार्ट्स कंप्लीट होता है। एंड दूसरा रेस्पिरेशन है इसमें सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, जो कि सेलुलर लेवल पे होता है, दैट मीन्स इन सेल होता है। अब ये सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन करने वाला सेल का ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। एक्चुअली वहां पे ये सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। गॉट इट। तो क्या देखा हमने इस स्लाइड में, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन जिसमें दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जो कि हम डिटेल में आगे जाके देखने वाले हैं। देन दूसरा है सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, जो कि एक्चुअली सेल में होता है, पर्टिकुलरली इन माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल में होता है। एंड ये सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। ओके, तो ये तीनों स्टेप से सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। जनरल आइडिया तो आपको आ गया होगा कि हाउ बॉडी लेवल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। नाउ बॉडी लेवल रेस्पिरेशन के सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस और स्टेप्स जिसको हम कहेंगे, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन आवर बॉडी। तो जब पहला हम देखेंगे इनहेलेशन, तो इन मीन्स इनसाइड, राइट। तो हम क्या करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉस्ट्रिल की हेल्प से ये एयर एंट्री करती है, बाद में ये पास ऑन होती है टुवर्ड्स ट्रैकिया। तो ये इनहेलेशन प्रोसेस है। तो इनहेलेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम रिब्स कहते हैं, तो ये रिब्स की डायरेक्शन बाहर के साइड में दिखाई गई है एंड नीचे ये जो मस्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज डायफ्राम, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड की तरफ दिख रही है। मतलब क्या है
जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तब इनहेलेशन के समय दीज रिब्स मूव आउटसाइड, मतलब वो बाहर की तरफ मूव होते हैं इनहेलेशन के टाइम रिब्स, एंड डायफ्राम जो रहता है दिस डायफ्राम मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। तो इनहेलेशन के समय जैसे ही रिब्स आउटवर्ड साइड को मूव होंगे एंड डायफ्राम डाउनवर्ड साइड को मूव होगा, यहाँ पे क्या होता है, तो एयर कैविटी इंक्रीज होती है, राइट। ये यहाँ पे जो मस्कुलर पार्ट है वो डाउनवर्ड साइड को गया है, रिब्स बाहर के साइड में गए हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक एयर कैविटी इंक्रीज होने वाली है, मतलब जितना भी एयर हमने इनहेल किया है ये पूरा एयर यहाँ पे स्टोर होने वाला है, एंड एक सफिशिएंट टाइम उस ट्रैकिया को मिलेगा कि वो होल प्योर एयर लंग्स के सभी पार्ट्स तक सप्लाई कर सके, राइट। तो इस तरह से इनहेलेशन में ये दो मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट, रिब्स मूव आउटवर्ड साइड एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड साइड, एंड रिजल्ट क्या है, तो एयर कैविटी और चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस एंड टू मच एयर इज फील्ड इनसाइड आवर बॉडी। ओके, तो इनहेलेशन के समय इस तरह से मूवमेंट होती है। देन व्हाट हैपन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्स मींस आउट। तो जब CO2 रिच एयर हमारे बॉडी में तैयार होती है तो उस एयर को हमें बॉडी के बाहर थ्रो करना है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया लंग्स में अल्वियोलाई रहते हैं, ये अल्वियोलाई उस प्योर एयर में जितना भी ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एंड उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब CO2 तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमें उस CO2 को क्या करना है, बॉडी के बाहर थ्रो करना है। तो इसके लिए एक्सहेलेशन इस प्रोसेस में क्या होता है, तो जो रिब्स ऑलरेडी आउटवर्ड साइड मूव हुए थे ड्यूरिंग इनहेलेशन, वही रिब्स एक्सहेलेशन के समय इनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो यहाँ पे आप एरो देख सकते हो कि रिब्स मूव इनवर्ड साइड, एंड जो कि डायफ्राम इनहेलेशन में डाउनवर्ड साइड गया था, दिस डायफ्राम कम्स एंड मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ओके, मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस कह सकते हैं। रिब्स इनवर्ड साइड में आ रहे हैं, डायफ्राम अपवर्ड साइड में आ रहा है, मतलब वहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर CO2 रिच एयर ट्रैकिया में प्रेजेंट है वो फोर्सफुली बॉडी के बाहर थ्रो की जाती है, राइट। इस तरह से ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसको हम बॉडी लेवल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो वी कैन से कि इनहेलेशन इस स्टेप में हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो रिलैक्स होते हैं, राइट, एंड एयर कैविटी और चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हमारे बॉडी पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड CO2 रिच एयर को बॉडी के बाहर थ्रो करते हैं। इस तरह से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होता है। नाउ अब ये सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन जो हम देखने वाले हैं, तो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन जो कंप्लीट होता है वो मेनली दो टाइप से कंप्लीट हो सकता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, so the respiration process which takes place in the presence of oxygen, while anaerobic respiration means what, the process of respiration which takes place in the absence of oxygen, right। so presence and absence of oxygen ये very important word है। तो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन ये दोनों तरीके से होता है, एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वहां पे मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी स्टेप है क्रेब्स साइकिल, एंड तीसरी स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। जिसमें ये स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। इन सिंपल लैंग्वेज एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब आपको पहले न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये आपको समझना होगा, कि जैसे ही हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं हमारे न्यूट्रिशन इस लाइफ प्रोसेस से, तो उस फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि ऑक्सीजन हमें सप्लाई करता है रेस्पिरेशन, राइट। मीन्स ओनली न्यूट्रिशन ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्पिरेशन वहां पे चाहिए, जिसमें जो ऑक्सीजन बॉडी में आता है वो ऑक्सीजन हमने जो फूड कंज्यूम किया है उसका ब्रेकडाउन करता है,
राइट। तो हमारे फूड में मोस्टली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड फाइनली उसका कन्वर्जन एक पायरुविक एसिड नाम का प्रोडक्ट है उसमें होता है। एक्चुअली ये हम तीनों स्टेप्स डिटेल में देखने ही वाले हैं, बट इन शॉर्ट आप एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ये ध्यान में रखिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड मटेरियल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होके हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर ब्रेकडाउन एरोबिक रेस्पिरेशन से हुआ तो नियर अबाउट 38 एटीपी एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है। करेक्ट। वहीं पे सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन का जो दूसरा टाइप है वो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है एंड हमें एनर्जी मिलती है। अब हमें यहाँ पे मतलब व्हाट, हमें ह्यूमन बीइंग में तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन मेन एनर्जी सोर्स का प्रोसेस नहीं है। समटाइम्स ह्यूमन बीइंग में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट मोस्टली अनएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगाई है। तो मेनली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन से हमारी उनकी एनर्जी डिमांड कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन बीइंग में ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, तो जैसे कभी कभी हम बहुत जोर से भागते हैं, या हम कभी कभी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो जब हम खेलते हैं, तो एक खेलने के बाद जब हम एक जगह पे बैठेंगे, या आप जोर से भागते हुए आ रहे हो, मतलब रनिंग कर रहे हो, और अचानक से आप रुक जाते हो, तो ये दोनों केसेस में आप ऐसा फील करते होंगे कि आप बहुत टायर्डनेस फील कर रहे हो, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो गई है, इसलिए आप जोर से ब्रीथ करना चालू करते हो। तो जनरली ये हर एक के लाइफ में ये ऑब्जर्वेशंस रहता है। तब इस समय में क्या होता है, जब हम हेवी वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ती है। बट हम इस एक्सरसाइज में बिजी होते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन की डिमांड हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसे समय में हमारे बॉडी में एक टेम्पररी पीरियड के लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे अनएरोबिक प्रोसेस में क्या होता है, फिर जो ग्लूकोज है उसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, बट एनर्जी जो भी रिलीज होगी वो कम अमाउंट में रिलीज होगी, एंड वहां पे एक लैक्टिक एसिड तैयार होता है, जो कि आपने अभी तक सुना होगा कि एक लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में तैयार होने की वजह से पेन, हमारे मसल्स पेन करना चालू करते हैं। तो इस तरह से एक लिटिल बिट पीरियड के लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में होता है, जिसमें शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में होता है। राइट। बट जैसे ही हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंट्री करेगा, तो ये लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन फिर से वेरियस डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में होता है, एंड ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है। जो कि आपने देखा होगा कि एक बार आप खेलते हो, और जैसे ही आप रेस्ट पोजीशन में जाओगे, तो एक थोड़े समय के लिए आपको अनकॉन्शियसनेस फील होता है, लेटर ऑन आप नॉर्मल हो ही जाते हो। इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में एट दैट टाइम ऑक्सीजन लेवल फिर से नॉर्मल हो जाता है। ओके। तो ये इस तरह से अनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में भी होता है। बट अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे, तो कंटिन्यूअसली उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन की ही हेल्प लेते हैं, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एक्चुअली हमें एनटीएससी में एक चैप्टर है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पे भी हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एनर्जी डिमांड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट करते हैं। फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन इस प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एनर्जी डिमांड कंप्लीट होती है, एंड ये ह्यूमन बीइंग में लिटिल बिट अमाउंट में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्लियर। नाउ हमें डिफरेंस देखना है बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये डिफरेंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हम डिफाइन कर चुके हैं कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, while anaerobic respiration means what, the process of respiration which takes place in the absence of oxygen. Okay. Then second, aerobic respiration में क्या होता है, तो there is a complete oxidation of glucose. complete oxidation मतलब complete breakdown of glucose होता है, and 38 ATP एनर्जी हमें मिलती है। while in anaerobic respiration वहां पे incomplete oxidation of glucose होता है।
राइट। तो एक डिफरेंस पॉइंट क्लियर कट है यहाँ पे कि complete oxidation of glucose takes place in aerobic respiration and incomplete oxidation of glucose takes place in anaerobic respiration. Then थर्ड डिफरेंस पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद फाइनली एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में हमें क्या मिलता है, तो वी आर गेटिंग एनर्जी प्लस CO2 एंड वाटर। ओके, व्हाइल इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो विच आर द एंड प्रोडक्ट्स, तो एंड प्रोडक्ट्स आर इथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, दोनों प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है, सिर्फ डिफरेंस है अमाउंट ऑफ एनर्जी में, जो कि हम आगे देख रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में लॉट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, दैट इज 38 एटीपी, while in anaerobic respiration relatively small energy लिबरेट होती है, दैट इज ओनली 2 एटीपी। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। देन एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो इट ऑकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, व्हाइल अनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इट मेनली ऑकर्स इन बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल्स, राइट। देन लास्ट में एक इक्वेशन दिया हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या है, तो C6H12O6 दैट मींस ग्लूकोज which reacts with oxygen and gives you carbon dioxide plus water plus energy, right। तो ये कितने अमाउंट में एनर्जी मिलती है, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी, ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। व्हाइल अनएरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या है, तो C6H12O6 दैट मींस ग्लूकोज इट incompletely oxidized in the absence of oxygen into alcohol plus CO2 plus energy, right। इस तरह से हम एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन दोनों प्रोसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टुडेस टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड ETS, ये किस तरह से कंप्लीट होते हैं एक्चुअली, कैसे ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है, एटसेट्रा। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये डाउट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।